नमस्ते दोस्तों, ये हमारे चैनल का एक स्पेशल एपिसोड है। पॉडकास्ट की तरह मान लो, पॉडकास्ट है नहीं, पर आज एजुकेशन सिस्टम की बातें होंगी। आप जानते ही होंगे कि गवर्नमेंट ने नई एजुकेशन पॉलिसी रिलीज़ की है और हमारे साथ आज है हमारे मेंटर श्री राधाकृष्णन पिल्लई सर। सर थैंक यू, आप हमारे सेकंड चैनल पर भी आ गए। अब हमारे सेकंड चैनल के पहले गेस्ट हो। ओह! बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपके शो में कोई भी चैनल हो, कोई भी शो हो, इट्स ऑलवेज़ अ प्रिविलेज। ये मुझको बहुत अच्छा लगता है कि आपके साथ थोड़ा चर्चा करें और नए एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करें। थैंक यू रणवीर जी। सर थैंक यू फॉर बीइंग हियर। हमारे ऑडियंस को शायद पता नहीं है कि राधा सर एक्चुअली इस देश के एक बहुत ही जाने माने एडुकेशनलिस्ट है, जाने माने ऑथर है। और ये जो एडुकेशन पॉलिसी अभी रिलीज हुई है, इस पर आज चर्चा करेंगे हमारे साथ। तो सर ये कुछ पॉइंट्स है, बहुत ही जल्द लेट्स गो ओवर द पॉइंट्स। हमने ऑलरेडी एक इंग्लिश पॉडकास्ट बना लिया है, पर हिंदी ऑडियंसेस के लिए मुझे ज़्यादा फ्यूचर के बारे में बात करना है कि फ्यूचर आगे जाकर क्या होने वाला है। साल 2030 में, 2040 में इस एजुकेशन सिस्टम, इस नए एजुकेशन सिस्टम की वजह से क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो सर बेसिकली पहले तो ये 5+3+3+4 सिस्टम होता क्या है? ओके, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है हमारे देश के एजुकेशन पद्धति में। तो सबसे पहले ये बताओ कि 5 + 3 8 + 3 11 + 4। ओके, तो आप सब मिला के देखोगे तो 15 साल का एक एजुकेशन सिस्टम या फिर हम ये कहें कि शिक्षण का एक ढांचा बना हुआ है। पहले हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम था उसको 10+2 कहते थे और फिर आप जाके ग्रेजुएट होते थे। 10वीं में आप एक एग्जाम देते थे, 12वीं में एक एग्जाम देते थे, हायर सेकेंडरी बोलते थे, HSC, SSC, और फिर बाद में 3 साल का ग्रेजुएशन। लेकिन दुनिया भर में हम देखें तो ये चेंज हो चुका है और भारत का ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें हम ग्लोबल लेवल पे जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात जो 5 मतलब क्या, दैट इज प्राइमरी एजुकेशन, जो हम फर्स्ट से फिफ्थ स्टैंडर्ड कहते हैं। उसके बाद हम सेकेंडरी में जाते हैं। पहले ये था कि हम लोग 10वीं तक सेकेंडरी में जाते हैं, बट अभी केवल वो 3 साल का होगा। तो टिल 8वीं कक्षा तक आपको सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी, और वो अब 3 साल का होगा। दैट मीन्स 11 साल तक आप हायर सेकेंडरी का एजुकेशन लोगे। इसमें सबसे अच्छी खूबी यह है कि आपको 2 बोर्ड एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे 10th एंड 12th स्टैंडर्ड, सिर्फ 11th में आपका हो जाएगा। तो 11 साल के एजुकेशन के बाद उसके बाद आपका जो 4 साल होगा जो कॉलेज में, जिसको हम हायर एजुकेशन कहते हैं, उसमें आप ग्रेजुएट होकर बाहर निकलोगे। एक बहुत अच्छी बात इसमें यह भी है कि जो 4 साल है एजुकेशन सिस्टम में, आप समझो एक कोर्स किया और एक ही साल आपने किया, फिर भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने 2 साल किया तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल किया तो आपको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, और 4 साल में आपको ग्रेजुएशन मिलेगा। इसका मतलब यह है कि 15 साल के एजुकेशन में आप कहीं पे भी ग्रेजुएशन बीच में छोड़ दो तो आपको डिप्लोमा तो जरूर मिलेगा, कोई भी साल आपका वेस्ट नहीं जाएगा। इसे कहते हैं 5, 3, 3 और 4। तो टोटली 15 साल का एजुकेशन सिस्टम है ये। ब्यूटीफुल। और सर एक और की फैक्टर ये एजुकेशन सिस्टम का है कि इस एजुकेशन सिस्टम में अब वोकेशन पर ज़्यादा ध्यान देने वाले लोग, स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान देने वाले लोग। इनफैक्ट मेरे ख्याल से 6 स्टैंडर्ड से ही जो स्कूल्स है, जो नॉलेज सेंटर्स है, वो स्टूडेंट से कहेंगे कि यार अभी एजुकेशन के बाहर भी देखने लगो, स्किल्स सीखो, कारपेंट्री सीखो, टेक्निकल स्किल्स सीखो, कोडिंग सीखो। कोडिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है जो इंट्रोड्यूस होने वाली है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। तो व्हाट इज़ द थिंकिंग बिहाइंड दिस? गवर्नमेंट ने क्या सोचकर ऐसे चेंजेस बनाए हैं? सो ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसमें छोटा सा एक भाग मेरा भी रहा है, क्योंकि बहुत सारे मीटिंग इस पे हुए हैं। ये 5 साल से इसके ऊपर चिंतन मनन चल रहा है, ये ओवरनाइट नहीं हुआ है कि आज चलो एक बना देते हैं। तो मुझे याद है कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे मैं चाणक्य इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, वहाँ पे भी हमारे बहुत सारे पॉलिसी मेकर आए थे। मुझे बैंगलोर में एक मीटिंग के लिए बुलाया गया था, तो काफ़ी चिंतन मनन है इसमें। इसमें से एक चीज़ हमें ये पता चला कि एजुकेशन सिस्टम हमको ग्रेजुएट तो बना देती है, लेकिन जॉब्स नहीं मिलता। अब गवर्नमेंट की जो सोच है वो ये है कि वी शुड नॉट बी ओनली हैविंग जॉब्स, वी शुड हैव जॉब क्रिएटर्स। तो कैसे करें? और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ एक अपना हुनर रखता है, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, प्लम्बर हो, कोडिंग हो, लेकिन ये हम हायर एजुकेशन में नहीं कर सकते। आजकल आप देखो बच्चे छोटे छोटे चीज घर पे ही कर लेते हैं। तो ये जो सोच है कि छोटे में ही, जब वो 6वीं कक्षा में हो, तभी से छोटा छोटा स्किल्स उनमें आ जाए।
गार्डनिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं। तो क्यों हम ये चाहते हैं कि बड़े होकर ही हम पढ़े? हमारे पास एक बहुत अच्छा सिस्टम है कॉल्ड हुँ, आईटीआई, जहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। हुँ, लेकिन तब तक बच्चा बहुत बड़ा हो चुका होता है। लेकिन अगर आप सोचो कि आपके पिताजी कारपेंटर है, आप छोटे में ही सीख जाते हो। सो इट इज अ रेस्पेक्ट टू इवन द स्मॉलेस्ट वोकेशन एंड प्रोफेशन। तो इसका बहुत अच्छा बात है कि आप कुछ ना कुछ हुँ, हुँ, हुनर स्कूल एजुकेशन में ही पा जाओ, ताकि आप बड़े होने के बाद उसमें आपका करियर भी बना लो। ये है गवर्नमेंट की सोच। हुँ। सर मेरे ख्याल से एजुकेशन के थ्रू आपको सेल्फ अवेयरनेस मिल जाती है, यानी कि खुद के दिमाग के बारे में, खुद के दिल के बारे में, खुद के ख़्यालातों के बारे में ज़्यादा जानना, वो होती है सेल्फ अवेयरनेस। तो एक्चुअली ये एजुकेशन सिस्टम के थ्रू लोगों की सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ये आपने बिल्कुल सही कहा रणवीर जी कि बेसिकली हम खुद को पहचान ही नहीं पाते। हम बन जाते हैं इंजीनियर या डॉक्टर, लेकिन शायद हमें उतना हुँ, आनंद नहीं आता कि मैंने ये क्यों किया। आप खुद एक इंजीनियर हो, वो कहते हैं भारत हुँ, में बेटा जिंदगी में तेरे को हुँ। जो करना है कर ले, लेकिन पहले इंजीनियर बन जा। वो हमने एक फिल्म देखी है थ्री, उसमें हमने देखा है कि जबरदस्ती करा देते हैं। हुँ, इसलिए वो कहते हैं कि हम कभी खुद को पहचान ही हुँ, नहीं पाए। हमारा एजुकेशन सिस्टम तो एग्जामिनेशन सिस्टम है। तो हुँ, आपने बहुत अच्छा कहा कि नए एजुकेशन सिस्टम में धीरे-धीरे लोगों हुँ, को अपना हुनर भी पता चलेगा और अपनी काबिलियत भी पता चलेगी, और चाणक्य के भाषा में अगर कहें तो अपना स्वधर्म और स्वभाव भी पता चलेगा। सो अगर आप में कोई पैशन है, आप में कोई ऐसा चीज है जो हुँ। आपका हुनर है, उसको आप प्रोफेशन भी बना सकते हो। यस, दिस एजुकेशन सिस्टम इज अबाउट सेल्फ अवेयरनेस एंड फाइंडिंग योर पैशन विच यू कैन मेक इनटू योर प्रोफेशन। हुँ। और एक और सर बहुत बढ़िया एस्पेक्ट इस सिस्टम का ये है कि वो मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट, यानी कि ये एक्चुअली अमेरिका में ज़्यादा होता है कि मान लो आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, उसके साथ-साथ आप अब एनिमेशन भी पढ़ सकते हो या फ़िल्म मेकिंग पढ़ सकते हो या कुकिंग पढ़ सकते हो। तो इस सिस्टम को आप थोड़ा समझा सकते हो हमारे व्यूअर्स के लिए? हाँ, तो कैसे होता है कि बाहर के सिस्टम में आप देखोगे कि अप टिल 11th स्टैंडर्ड सबका कॉमन एजुकेशन हो जाता है। बेसिक एजुकेशन विद वोकेशन, आपको कहीं ना कहीं जॉब तो मिल जाएगा। लेकिन हायर एजुकेशन जो हम ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, वहां पे लोग थोड़ा ज्यादा खर्चा भी करते हैं। यू गो टू द कॉलेज, सब लोग वहां हुँ, पे ग्रेजुएट नहीं होते। भारत में तो ग्रेजुएट का भी आज हुँ, वैल्यू नहीं है। सो ये जो मेजर माइनर है, इसका आपको हुँ, बताता हूं कि आप समझो स्कूल में से कॉलेज में चले गए, तो अभी आपको दो बोर्ड एग्जाम नहीं देनी पड़ेगी, एक ही। वो 11वीं कक्षा में आप देके चले गए, उसका 4 साल में आप अलग अलग विषयों पे स्पेशलाइज कर सकते हो। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, एक आप आइसक्रीम पार्लर में गए, ओके, तो आपको पता नहीं है कि मेरे को कौन सा आइसक्रीम अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि हर थोड़ा थोड़ा आइसक्रीम चख सकते हो। तो इसमें माइनर मतलब क्या, आप सोच लो कि आपको एक हुँ, मैथमेटिक्स हुँ, का सब्जेक्ट लेना है, एक कुकिंग का सब्जेक्ट लेना है, कलनरी साइंस, एक कारपेंटरी का सब्जेक्ट लेना है, एक म्यूजिक का सब्जेक्ट लेना है। आप सब चख लो, ओके। उसके बाद आपको अच्छा लगता है कि मुझे हुँ, मैथमेटिशियन बनना हुँ, है, शायद मुझको वो अच्छा लगता है, देन यू मेजर। हुँ, तो ऐसा है हुँ, कि आप डिसाइड कर लो कि आप सब हुँ, आइसक्रीम चख लो, उसके बाद आपको ये फ्लेवर अच्छा लगता है, उसमें स्पेशलाइजेशन करो। सो इट इज वेरी गुड कि सबको हुँ, अपॉर्चुनिटी दी हुँ, जाती है, वरना जबरदस्ती हो जाता है कि तुम्हें यही पढ़ना है जब मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। व्यक्ति को कब इंटरेस्ट पता हुँ, चलेगा, हुँ, जब वो अलग अलग थोड़ा थोड़ा चख ले। तो इसलिए क्या, बफे डिनर, सब कुछ खा हुँ, हुँ, लेना, फिर आपको जो अच्छा हुँ, लगता है वो हुँ, पेट भर के खा लेना। सो ये है कंसेप्ट ऑफ माइनर एंड मेजर। हुँ, हुँ। सर आप क्रेडिट सिस्टम भी समझा सकते हो, ये भी एक अमेरिकन सिस्टम होता है जो अभी यहाँ इंट्रोड्यूस होने वाला है, बहुत अच्छा सिस्टम है। आई फ़ील कि ये बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। आजकल जो सिस्टम है उसको मार्किंग सिस्टम कहते हैं। मार्किंग सिस्टम मतलब 100 में से आपको 90 मिल गए तो 90%, सो दैट इज अ मार्किंग सिस्टम। यहाँ हुँ, पे क्रेडिट बेस्ड सिस्टम क्या हुँ, होता है कि आपने एक यूनिट कंप्लीट किया, एक पेपर कंप्लीट किया, तो आपको 6 क्रेडिट मिल गए। तो टोटली अपना आपको 60 क्रेडिट। हुँ, हुँ, तो हुँ, आपने 10 पेपर लिया, 6 6 क्रेडिट, सो यू आर हुँ, पास। हुँ, तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम मार्क्स। हुँ, अब हुँ, इंटरेस्टिंग चीज इज दैट आपको समझो 6 क्रेडिट मिल गए, ओके, और टोटल कोर्स में आपको समझो 100 क्रेडिट करने हैं। तो पहले साल में आपको 36 क्रेडिट, अगले साल में 36 क्रेडिट, उसका 30 क्रेडिट। अब होता क्या है कि मैंने 6 सब्जेक्ट्स पहले साल में कर लिए, अगले एग्जाम में जाके मुझे ऐसा चलता है कि मुझे दूसरा कोई सब्जेक्ट लूं, लेकिन आई कैन कैरी फॉरवर्ड द क्रेडिट्स ऑल्सो। सो मैंने 36 क्रेडिट ले लिए, हुँ, तो मैं अपना विषय भी बदल सकता हूं। और सबसे जरूरी बात यह है कि हुँ, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम इज ए ग्लोबल सिस्टम। तो समझो मैंने फर्स्ट ईयर इंडिया में कर लिया हुँ, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ाई करना है,
या मैं उल्टा कहता हूँ कि हम्म ऑस्ट्रेलियन को जाके इंडिया में करना है, तो उसने बोला कि ठीक है, तुम्हारे पास 36 क्रेडिट है, हम्म अब आ जाइए। सो द क्रेडिट्स आर ट्रांसफरेबल ऑल्सो। हम्म सो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा हम्म सकते हो, एक देश से दूसरे जा सकते हो। दुनिया भर में क्रेडिट बेस्ड सिस्टम हो रहा है, भारत में अभी भी मार्किंग सिस्टम है। धीरे धीरे काफी सालों से अभी वो बदलाव हम्म आ गया है। क्रेडिट सिस्टम गिव्स अस ग्लोबल कॉम्पिटेंसी। दुनिया भर में कहीं पे भी जाओ, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम का वैल्यू है, तो आप कहीं पे भी अपनी पढ़ाई अलग अलग फील्ड में और अलग अलग यूनिवर्सिटी में आपका क्रेडिट फॉरवर्ड कर सकते हो, लेके जा सकते हो। यह है क्रेडिट बेस्ड सिस्टम। हम्म 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 सर, तो ये कॉलेज की बात तो हो गई। अब थोड़े छोटे बच्चों की बात करते हैं। बेसिकली प्री स्कूल सिलेबस भी थोड़ी चेंज हो गई है और पेरेंट्स को भी गाइडलाइंस दिए गए हैं कि अभी आपको ऐसे पढ़ाना चाहिए। और एक और चीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप हाईलाइट करें, आन्वीक्षिकी। जल्दी से, मतलब ये 3 चीज़ों को बस एक्सप्लेन कर दो सर। जी बिल्कुल, प्री स्कूल एजुकेशन मतलब क्या, जो स्कूल में जाने से पहले, ओके, जिसको हम जनरली हम्म किंडरगार्टन या नर्सरी वगैरह जो बोलते हैं, तो 2-3 साल वहां पे होते हैं। देखिए होता क्या है कि बच्चों हम्म को जो एजुकेशन जो होता है वो 3 तरीके से होती है। एक होता है अपने घर परिवार वाले, अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता। दूसरा होता है टीचर्स, जिसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। और हम्म तीसरा होता है अपने मित्र या हमारे फ्रेंड सर्कल, क्योंकि हम उनसे भी सीखते हैं। कॉलेज में भी आप देख लो, आपको कुछ नहीं पता चला तो आप हम्म डिस्कशन करते हैं और आपको आंसर मिल जाता है। सो अभी ये जो गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम है, उसमें ये कहते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो माँ पिताजी का ज्यादा सुनते हैं, और माँ का तो सबसे ज्यादा सुनते हैं। तो जैसे हम ये कहते हैं कि सबसे जो प्रथम गुरु है वो तो माता ही है। लेकिन होता क्या है, हमारे माँ पिताजी स्कूल में डाल दिए और मेरा काम हो गया, अभी हमारे टीचर्स पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। हम्म सो यहाँ पे हम्म पेरेंट्स को भी हम्म इन्वॉल्व, बच्चे जितने छोटे हो, तो उसमें से एक जो चीज है कि पेरेंट्स आर आल्सो गेटिंग इन्वॉल्व। जैसे स्कूल में आजकल पीटीए मीटिंग होता है, पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन, पहले तो हम्म नहीं होता था। तो वैसे पेरेंट्स विल आल्सो बी टीचर्स, हम्म तो उनका भी कर्तव्य बनता है। एक हम्म अमेरिका की आपको बात बताता हूं कि वहां पे हम्म पेरेंट्स को बच्चों को शाम को सोने से पहले, रात को सोने से पहले एक किताब पढ़नी पड़ती है। इट्स कॉल्ड लाउड रीडिंग ऑफ बुक्स। हम्म लेकिन वो टेक्स्ट बुक नहीं होगा, हम्म वो कोई भी दूसरी किताब हो सकती है जो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। एंड देन दैट इज रिपोर्टेड हम्म बैक टू स्कूल कि मेरे बच्चे को मैंने ये बुक पढ़ा। सो पेरेंट्स आर हाईली इन्वॉल्व। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सारे जो हम्म एजुकेटेड माँ पेरेंट्स हैं, अभी तो नेक्स्ट जनरेशन में सब एजुकेटेड ही होंगे, तो उनका भी कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को एजुकेशन घर से शुरू करें। दूसरा प्रश्न जो आपने बताया वो है हम्म आन्वीक्षिकी। आन्वीक्षिकी का मतलब ये है हम्म कि हुँ। सोचना कैसे है। चाणक्य ने आन्वीक्षिकी को प्रथम विद्या कहा है। इट इज सेड दैट चिल्ड्रन आर बॉर्न इंटेलिजेंट एंड एजुकेशन रूइंड मी। क्योंकि बच्चों में बुद्धि नहीं होती है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम तो हम्म एग्जामिनेशन सिस्टम बन गई, मार्किंग सिस्टम बन गई। चाणक्य ने कहा कि बच्चों को सोचने को सिखाओ। दैट इज व्हाट वी कॉल क्रिएटिविटी, हम्म हुँ, क्यूरोसिटी, इनोवेशन। सो आन्वीक्षिकी एक ऐसी विद्या है जो चाणक्य ने हुँ, हम्म बच्चों को सिखाया ताकि वो लीडर बन सके, राजा बन सके। तो चाणक्य तो राजगुरु थे। हम्म तो आज वेरी हम्म सून विल साइंड आन्वीक्षिकी हमारे स्कूल में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी आएगी, जिसके वजह से हम लीडर बनेंगे। तो मेरा ये कहना है कि बहुत अच्छा बदलाव है। आप चाणक्य की तरह हम्म सोचोगे, बुद्धिमान बनोगे, और उसकी जो प्रक्रिया है, उसका जो सिस्टम है, वो सब्जेक्ट को कहते हैं आन्वीक्षिकी। सर, और एक और बहुत बड़ा बदलाव है कि सिलेबस की साइज़ कम हो गई है अब। मतलब कम करना चाहते हैं एजुकेशनलिस्ट गवर्नमेंट, क्योंकि लोग कहते हैं कि आपकी एजुकेशन आपके पूरे चाइल्डहुड में होती है। सिर्फ़ स्कूल या सिर्फ़ पढ़ाई करते समय नहीं होती। स्पोर्ट्स भी खेलना ज़रूरी है, हेल्थ भी ज़रूरी है। एंड कीपिंग दैट इन माइंड, स्टूडेंट से थोड़ा प्रेशर हटाने के लिए ये चेंज लाया गया है। तो गवर्नमेंट की सोच क्या है इस चीज़ के बारे में? इसका मतलब यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इज ऑल अबाउट सिलेबस, और जितना पढ़ाई करो और कितना अच्छा आप एग्जाम में लिख सको, तो आप सक्सेसफुल है। तो मैं कहता हूं कि आवर एजुकेशन सिस्टम हैज एक्चुअली बिकम एन एग्जामिनेशन सिस्टम। तो ये बच्चों पे बहुत स्ट्रेस डालता है। कोचिंग क्लास में डालते हैं बच्चों हम्म को, मार्क्स का प्रेशर होता है, और अगर उतना मार्क्स आपको नहीं मिला तो सुसाइड करते हैं बच्चे। सो क्या होता है कि यू शुड हैव ए होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो आप केवल अच्छा पढ़ाई मत लो, थोड़ा स्पोर्ट्स खेलो, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ टाइम हम्म बिताओ, थोड़ा और अलग अलग चीजों में पढ़ाई करो। सो सिलेबस को रिड्यूस करने का हम्म मतलब यह है कि केवल किताबी कीड़ा मत बनो। डोंट जस्ट बिकम अ बुक वर्म हु ओनली स्टडीज हम्म एकेडमिकली। तो जैसा आपने कहा, स्पोर्ट्स और हेल्थ एंड फिटनेस पे भी आपको फोकस करना है। हम्म तो अगर आप करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, आप हम्म बुद्धिमान रहोगे और दुनिया के लिए तैयार हो जाओगे।
तो you should be physically fit, mentally alert, and intellectually brilliant. So syllabus has to be reduced so that you can focus lot of other activities also. सर और ओवरऑल इस सिस्टम की वजह से इंडिया में क्या बदलाव होगा? मतलब 2040 साल में, 2050 साल में बदलाव क्या होंगे? क्या जॉब ज़्यादा होंगे मार्केट में? क्या एंटरप्रेन्योरशिप का एक कल्चर बन जाएगा? आपको क्या लगता है क्या होने वाला है इसकी वजह से? 20 साल, 30 साल बाद? ऐसा कहा जाता है कि अ बिजनेसमैन जो व्यापारी होता है, ही शुड थिंक 1 ईयर अहेड। वो 1 साल आगे का सोचना चाहिए, नुकसान मुनाफा क्या होगा। सो बिजनेसमैन शुड थिंक 1 ईयर। अ पॉलिटिशियन शुड थिंक 10 ईयर्स अहेड। जो नेता होता है उसको 10 साल की सोच होनी चाहिए। और एक शिक्षक या टीचर, ही शुड थिंक 10 ईयर्स अहेड, 1 जनरेशन अहेड। तो उसे एक पीढ़ी के आगे सोचना चाहिए। तो चाणक्य एक शिक्षक था, उसने सोचा कि एक पूरी पीढ़ी का कैसे निर्माण करें। तो जैसे आपने कहा कि इससे क्या फायदा होगा, इससे बहुत फायदा होगा। जैसे 1960s में भारत को जब आजादी मिली थी, उसके बाद हमने यहाँ पे आईआईटी आईआईएम की एक प्रक्रिया शुरू की थी। इंजीनियरिंग बहुत सारे जो कॉलेजेस खुले थे। आज दुनिया भर में जितने भी डॉक्टर इंजीनियर है वो भारत से निकले हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है। सेम एजुकेशन सिस्टम क्रिएटेड द गूगल्स एंड द माइक्रोसॉफ्ट लीडर्स, इजंट इट ट्रू? सारा भारतीय ही वहां पे। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं कि नए एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। आप देखिए 20-25 साल के बाद जो पीढ़ी निकलेगी, दे विल थिंक लाइक लीडर्स एंड दे विल नॉट बी सर्चिंग फॉर जॉब्स, दे विल बी जॉब क्रिएटर्स। नौकरी मुझे कैसी मिलेगी ये सोच से आगे मुझे नौकरी लोगों को देना है, ये सोच बनेगी। और एक चीज जो एजुकेशन सिस्टम में आएगा वो है लीडरशिप के विचार। एवरीबडी वांट्स टू बी ए लीडर, केवल पॉलिटिकल लीडर नहीं, बिजनेस लीडर, क्रिएटिव लीडर। जैसे आप एक नया प्रोफेशन निकल के आएगा, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिव इकोनॉमी। हर व्यक्ति केवल डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा, ही विल बी क्रिएटिव ऑल्सो। शायद कोई पोइट बनेगा, कोई फिल्म मेकर बनेगा, कोई यूट्यूबर बनेगा, कोई रेडियो जॉकी बनेगा। तो मुझे दिखता है कि अलग अलग टाइप के नए नए प्रोफेशंस निर्माण होंगे, नए नए पैसे बनने के तरीके आएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा सब लोग खुश रहेंगे। क्योंकि अगर अंदर से आपको कुछ करना है, उसमें से आप खुश भी हो और पैसे भी बनाओ, तो एक नई पीढ़ी जो आएगी इस एजुकेशन सिस्टम से, वो बहुत खुश भी रहेगी और धनवान भी रहेगी। दिस इज माई विजन। ब्यूटीफुल सर। और इस चैट की आखिरी क्वेश्चन है कि जो पेरेंट्स ये देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज है? उनको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? क्या गवर्नमेंट कल से ही चेंजेस इम्प्लीमेंट करना चाहेगी? हमारे इंग्लिश पॉडकास्ट में आपने कहा ये एक प्रकार का डीमोनेटाइजेशन है, तो मतलब क्या होने वाला अभी? व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट नेक्स्ट? तो सिंपल सा है, मैं कहता हूं जैसे आपने बताया कि दिस इज डीमोनेटाइजेशन इन द एजुकेशन सिस्टम। आपको याद है 2016 की बात है, नवंबर, मुझे याद है वो पूरा डेट में अमेरिका में था, ट्रम्प का इलेक्शन चल रहा था तभी, एंड आई वाज इन अमेरिका। सडनली अनाउंस हो गया डीमोनेटाइजेशन। देखिए डीमोनेटाइजेशन वाज अ लेकिन द इम्पैक्ट हम अभी देख रहे हैं कोविड के टाइम में। क्या हुआ डीमोनेटाइजेशन के बाद? सारे कैश इकोनॉमी धीरे धीरे डिजिटल इकोनॉमी हो गई। और आज हम देखते हैं कोविड में लोगों के पास कैश नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम अपना पेटीएम बोलो या फिर गूगल पे बोलो या फिर बैंकिंग बोलो, एवरीथिंग हैज बिकम डिजिटल। सो द इकोनॉमी बिकेम रेडी फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। उसी तरह ये एजुकेशन सिस्टम तो आ गया, एक पॉलिसी बन गई, इट इज डिक्लेयर्ड, हम कुछ नहीं कर सकते अभी। लेकिन इसका फायदा जरूर होगा। इसमें ऑनलाइन एजुकेशन है, घर पे बैठ के आप क्लास अटेंड कर सकते हो, घर पे बैठ के आप एग्जाम दे सकते हो, यहाँ पे बैठ के आप यूएस गए हो तो वहां पे भी बैठ के कोर्स कर सकते हो। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी फ्लैट सिस्टम। अब पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्टेड है, स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेड है? पेरेंट्स से मेरी इतनी छोटी सी गुजारिश है कि बच्चों को प्रेशर में मत डालो। एग्जाम में कितने मार्क मिले, शर्मा जी का बेटा को इतना मार्क मिला, तुम्हें कितना मार्क मिला, दो बच्चों में कंपैरिजन छोड़ दो। क्योंकि अगली पीढ़ी अपना फ्यूचर डिसाइड करेगी। सो बच्चों को गाइड करो, उनको अच्छे वैल्यूज दो, उनको अच्छी शिक्षा दो, लेकिन उनका भविष्य आपका भूतकाल नहीं है। डोंट डिसाइड योर चिल्ड्रंस फ्यूचर बेस्ड ऑन योर पास्ट। और मेरे बच्चों को ये रिक्वेस्ट है कि आप जो भी करोगे अभी एजुकेशन सिस्टम से, थोड़े आप एक्सपेरिमेंट करोगे। शायद आपका एक्सपेरिमेंट एक दो फेल हो जाए, शायद आप बिजनेस करने लग जाओ, शायद चले नहीं, बट डरिएगा मत। अगले पीढ़ी में आप एक दो, जैसे आइसक्रीम का हमने एग्जाम्पल दिया,
ओके, एक दो चख लो, अच्छा नहीं लगा तो छोड़ दो, लेकिन जो अच्छा लगता है उसको पूरी जिंदगी भर पकड़ो और अपना Hmm. प्रोफेशन बनाओ. सो इट्स अ मैसिव चेंज. पेरेंट्स, प्लीज सपोर्ट योर चाइल्ड, and children, be happy in whatever you do. This is the real success of a country and education system. ओके, तो राधा सर थैंक यू अगेन। आप हमारे दूसरे चैनल पर भी आ गए अब, एंड आई एम श्योर कि इस चैनल पर आगे जाकर हम बहुत सारे पॉडकास्ट करने वाले हैं और आप एक फ्रेंड ऑफ द रणवीर शो हो, तो इसलिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सर, बेस्ट विशेस ऑलवेज। Thank you so much. Thank you, Ranveer. It's always an honor to be part of your show. ब्यूटिफुल सर, थैंक यू।